नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल बीएड एग्जाम पर। और दोस्तों अभी डिस्कस करेंगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग से शिक्षण के सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग जैसे कि हमारा सब्जेक्ट का नाम भी है और यहाँ पर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग पर डिस्कस करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट समझा था कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण का अर्थ क्या होता है और शिक्षण की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने पिछले वीडियो में समझा था। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। अभी हम लोग देखेंगे शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत। तो देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई भी शिक्षण की प्रक्रिया जो होती है वो एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होती है, उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेटनेस ऑफ ए गोल और ऑब्जेक्टिव, ये सबसे प्रमुख जो है एक तरह से आप बोल सकते हो लक्ष्य होता है। सबसे प्रमुख जो है आपका एक शिक्षण एक निश्चित लक्ष्य और उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो जैसे कि आप चाहते हो कि जब आप गणित पढ़ा रहे हो, मान लीजिए आप आज बच्चों को जो है सम संख्याएं या विषम संख्याएं पढ़ा रहे हो, तब आप चाहोगे कि जब आप सम संख्याओं और विषम संख्याओं के बारे में आज पढ़ाकर आज का लेसन ख़त्म करो तो बच्चे आज के बाद जब भी कोई पूछे तो सम संख्याएं क्या है और विषम संख्याएं क्या, उसको परिभाषित कर सके, उसके उदाहरण दे सके। और इम्पॉर्टेंट बात है कि वो उन सारी चीज़ों को समझते हुए उसे अपने जीवन में भी इस्तेमाल भी कर पाए। ठीक है। दूसरा, शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है कि आपको पता है कि बच्चे जो है प्रयास के द्वारा सीखते हैं, गलतियां करके सीखते हैं, बच्चे पुनरावृत्ति से सीखते हैं। बच्चों को अगर आप प्रेरित करते हैं यानी कि रीइंफोर्समेंट देते हैं तो बच्चे सीखते हैं। आप पैवलोव के कंडीशनिंग थ्योरी को इस्तेमाल कर सकते हो, स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग को इस्तेमाल कर सकते हो, आप जो है गार्डनर के जो मल्टीपल इंटेलिजेंस के थ्योरी को इस्तेमाल कर सकते हो। तो बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं आपको उनका भी ध्यान रखते हुए शिक्षण करना है। तो शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का ख्याल रखते हुए शिक्षण की पूरी प्रक्रिया को की जाती है। उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, पूरी शिक्षण की प्रक्रिया में आपको शिक्षण कुछ इस प्रकार से करना है कि बच्चे पढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित रहे। आपको छात्रों को या अधिगमकर्ता को प्रेरित भी रखना है और साथ ही साथ छात्रों को इस बात के लिए आपको मतलब इस तरह का वातावरण क्लासरूम में बनाना है, इस तरह का कंटेंट आपको प्रदर्शित करना, या आपकी वाक कुशलता या आपका क्लासरूम इतना अच्छा होना चाहिए कि बच्चों की आपके क्लास में या आप जो विषय पढ़ा रहे हो उसमें उनकी रुचि बढ़े। तो इस बात का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए, इस सिद्धांत के ऊपर काम करना चाहिए। पुनरावृत्ति एवं व्यायाम का सिद्धांत, देखिए मैंने आपको पहले बोला कि अभ्यास, प्रिंसिपल ऑफ रिपीटिशन एंड एक्सरसाइजेज, अर्थात कि जो शिक्षण की पूरी प्रक्रिया होती है इसमें हमें पूरा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि चीज़ों का अभ्यास करके ही हम जो है चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, अपनी गलतियों को सुधार पाते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात है, जब हम प्रयास करते हैं तो हम चीज़ों को बेहतर कर पाते हैं, क्योंकि हर बार हम कुछ नया करते हैं तो जो चीज़ें हम बेहतर करते हैं उसमें हम निपुण होते हैं। तो पुनरावृत्ति और व्यायाम यानी कि अभ्यास, यहाँ पे व्यायाम तो नहीं होगा, आप समझिएगा अभ्यास। अभ्यास मतलब जैसे आप गणित के कोई सूत्र पढ़ लेते हो या विज्ञान का कोई टॉपिक समझ लेते हो, तो जब आप उसे बार बार पढ़ते हो, जब गणित के अलग अलग प्रश्नों को हल करते हो या कोई पोयम या कोई कविता आप याद कर रहे हो, तो जब बार बार उसे याद करते हो तो वो याद हो जाता है, उसे आप समझ जाते हो। तो पुनरावृत्ति और अभ्यास से आप जो है चीज़ों को बेहतर सीख पाते हो, समझ पाते हो। तो इस बात का भी ख्याल रखा जाता है शिक्षण करते वक्त कि चीज़ों को आपको भी रिपीट करना है, आपको भी बच्चों को उनका अभ्यास कराना है जो चीज़ आप पढ़ा रहे हो। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ चेंज, रेस्ट एंड रिक्रिएशन, परिवर्तन, आराम और मनोरंजन का सिद्धांत। तो यहाँ पर ऐसा है कि जो विषय आप पढ़ा रहे हो, अगर आपको लगे कि भाई जो चीज़ें आप पढ़ा रहे हो वो उतना प्रभावी नहीं है या बच्चों को शायद उस विषय में उतनी रुचि नहीं आ रही है, तो अपने विषय को और अपने शिक्षण की विधि को थोड़ा रुचिकर बनाइए। आप क्या करिए कि कुछ नया उदाहरण लीजिए, कोई अलग तरह का शिक्षण साधन ले लीजिए, टीचिंग एड्स को बदल दीजिए, कुछ वीडियो दिखा दीजिए, एनिमेशन दिखा दीजिए, कोई गेम खिलवा दीजिए, कुछ भी करिए जिससे कि बच्चों का उस विषय में रुचि भी बने। और इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चे जब इंजॉय करेंगे, जब बच्चों का आपकी क्लासरूम में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण मिलेगा तो वो
अच्छे से सीखेंगे तो पढ़ाने के दौरान में निरस्ता को दूर करने के लिए बीच बीच में आप एक शिक्षक के रूप में चाहे तो क्लास की बोरियत को दूर करने के लिए एक छोटी सी कोई चुटकुला बोल सकते हैं, मजाक कर सकते हैं, लेकिन लय नहीं टूटनी चाहिए। तो इस तरह का ध्यान रखना है, या कुछ भी ऐसा करिए जिससे कि वो बोरियत दूर हो, क्लास में मनोरंजन रहे, प्रेरणा बनी रहे कि आप जो पढ़ रहे हो वो पढ़ने में मज़ेदार लगे। तो अपने विषय को रोचक बनाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो जो कि एक तरह से योग्य है, जो कि पढ़ाने की प्रक्रिया को और ज़्यादा प्रोत्साहित करे, समर्थन करे। इसके अलावा अब क्या कर सकते हो आप एक शिक्षक के रूप में, प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक शिक्षक को प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट का भी इस्तेमाल करना है कि आप प्रतिक्रिया और सुदृढ़ीकरण करें। देखिए, आप छात्रों को वैसे तो जब भी आप शिक्षण करते हैं हम लोग तो अपना पूरा प्रयास करते हैं, बट जो बच्चों का परिणाम आता है असल में वही प्रतिक्रिया होती है जो हमने पढ़ाया। आप कितना भी प्रयास कर ले, अगर आपके बच्चों का प्रदर्शन अच्छा नहीं है तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक तरह से फीडबैक है, वो हमारे लिए एक तरह से प्रतिक्रिया है। तो उससे एक तरह से प्रतिक्रिया लेके हम उसको एक तरह से एक सुझाव के रूप में लेकर अपनी पूरी प्रक्रिया में आवश्यक बदलाव कर सकते हैं, कुछ नए तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि हम सुदृढ़ीकरण करें, रीइंफोर्समेंट करें, छात्रों को भी रीइंफोर्स करें, यानी छात्रों के सीखने की प्रक्रिया को भी हम रीइंफोर्समेंट दें, सुदृढ़ीकरण करें, और अपने पढ़ाने की प्रक्रिया में भी हम लोग सुदृढ़ीकरण यानी कि बदलाव लाएं जाकि और बेहतर हो पाए। प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन। देखिए, सहानुभूति एवं सहयोग का सिद्धांत, इस बात को समझिएगा। सहानुभूति एवं सहयोग का सिद्धांत यहाँ पे ऐसा है कि आपको अपने छात्रों के प्रति या जो भी जिसे आप पढ़ा रहे हो, एक शिक्षक को अपने छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना चाहिए। सहानुभूति का मतलब ये नहीं है कि आप उसके हर एक सही गलत काम में आप उसका साथ दे रहे हो या उसको कुछ डांट रहे हो। सहानुभूति का मतलब है कि आपको पहले तो अपने मन मस्तिष्क को इस बात से बिल्कुल मुक्त कर लेना है, बिना किसी पक्षपात के छात्रों के साथ व्यवहार करना। दूसरा, आपको छात्र के साथ छात्र की जगह पे अपने आप को रख के छात्र की समस्याओं का आकलन करना है, तो आप उसके साथ सहानुभूति रख पाओगे। मान लीजिए आपके क्लास में 10 बच्चे हैं और आप 8 बच्चों को बहुत बेहतर पढ़ा रहे हो, लेकिन जो 2 बच्चे अगर ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको उनसे बात करनी चाहिए, यानी कि उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखिए, उनसे पूछिए, बात करिए कि आखिर आपको समस्या कहाँ हो रही है, उनकी समस्या को समझिए, उनका निदान करने का प्रयास करिए, या उनके साथ में थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के उनको आप सहयोग करिए उस चीज़ को बेहतर तरीके से सीख रहे हो सकता है जो उदाहरण जो तरीका आपने अपनाया है 8 बच्चों को पढ़ाने के लिए शायद इनके लिए उपयुक्त ना हो। तो अपने शिक्षण की विधि में उन बच्चों का भी ख्याल रख के आप आवश्यक बदलाव करिए। तो सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत यहाँ मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ मदद करना, बल्कि उन बच्चों का भी पूरा ख्याल रखना जो कि शायद कुछ अलग तरीके से या नए तरीके से या विविध अलग डिफरेंट तरीके से सीखते हैं। क्योंकि हम सबको पता है कि लर्नर जो होता है सब एक समान नहीं होते, तो सबके सीखने का तरीका भी अलग अलग होता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड सेंसेस। देखिए, ट्रेनिंग एंड सेंसेस, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस होगा तो प्रशिक्षण इंद्रियों, देखिए इंद्रियों को प्रशिक्षित करने का। आप सबको पता है एडगर डेल कॉन्सेप्ट, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि एडगर डेल कॉन्सेप्ट में समझा है कि जो आप सीख रहे होते हैं उसमें हमारे इंद्रियों का कितना प्रमुख, यानी कि जो सेंसेस होते हैं आँख, कान, नाक और सुनना, बोलना, इन सारे का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आप इंद्रियों को प्रशिक्षित करिए या इंद्रियों को व्यस्त रखिए शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान, यानी कि बच्चों से प्रश्न पूछेंगे तो वो कान से अलर्ट रहेंगे, लिखवाइए और पूछिए तो वो आपसे एक्टिव रहेंगे, वो देखते रहेंगे लगातार, खड़े कर दीजिए तो और पूरा अलर्ट रहेंगे। तो मतलब आप सभी इंद्रियों को व्यस्त रखिए, सभी इंद्रियों को एक्टिव रखिए। इस तरह का आपको जो है प्रयास करना चाहिए जब भी आप टीचिंग कर रहे होते हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स। देखिए, ग्रुप डायनेमिक्स का अर्थ होता है कि जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो ग्रुप समूह गतिशीलता के उपयोग का, यानी कि ग्रुप में आप काम कराइए, ग्रुप में बच्चों को स्टडी करने का अवसर दीजिए, बच्चों को बोलिए कि भाई आप ग्रुप में स्टडी करिए, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही तो आप अपने दोस्तों से पूछिए। उससे होता क्या है कि ग्रुप में अपनी उम्र के लोगों के साथ में कई बार हम वो सारी चीज़ें बात कर पाते जो शायद हम अपने शिक्षकों से बात नहीं कर पाते। तो एक टीचर को ग्रुप डायनेमिक्स को भी यूज़ करना आना चाहिए, यानी कि समूह का, कोऑपरेटिव लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको अपने शिक्षण में इस तरह से इस्तेमाल करना है कि जो कि बच्चों के शिक्षण में मदद कर पाए।
प्रिंसिपल ऑफ एनकरेजिंग सेल्फ लर्निंग, समूह वर्गीकरण के उपयोग का सिद्धांत, वो तो हो ही गया। खैर इसके अलावा एक और पॉइंट देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फोस्टरिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने का सिद्धांत। जब आप पढ़ा रहे हो तो आपको इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि आपको तो पता है, तो इसका मतलब आप पढ़ा रहे हो, लेकिन सीखना आपको नहीं, छात्रों को। तो आप छात्रों को पूरी आज़ादी दें कि वो अपनी आत्म अभिव्यक्ति करें, वो जो सोच रहे हैं, वो जो समझ रहे हैं, उसे वो अभिव्यक्त करें, क्योंकि आपको विषय पता, छात्रों को नहीं। तो उन्हें अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी दें। और साथ ही साथ अगर बच्चा आपके बताए गए तरीके से, कुछ नए तरीके से, लेकिन सेम ही काम कर रहा है या उस विषय पर अपना विचार रख रहा है, तो बच्चों के अंदर जो रचनात्मक सोच है, नए आइडियाज़ है, उनको आप दबाइए नहीं, बल्कि उनको प्रोत्साहित करिए। सही में कुछ नई बात पता चल जाए। तो रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति को हमेशा हमें प्रेरित करना है। इसके अलावा उपचारात्मक शिक्षण का भी सिद्धांत, हमें इसका भी पालन करना चाहिए। देखो, उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत का अर्थ यहाँ पे हो गया कि जब हम शिक्षण कर रहे होते तो उस दौरान हमें इस बात का ख्याल रखना है कि अगर कहीं ज़रूरत हो बच्चे को, तो हम उसे अलग से उसके किसी विषय में या किसी स्तर पर जहाँ उसे दिक्कत हो रही, उसका हम निदान करें। तो उपचारात्मक शिक्षण देकर हम उसकी समस्याओं को दूर करें, उसे पढ़ने में मदद करें, या उसे जिस भी विषय में दिक्कत हो रही है उसको दूर करें। तो ये कुछ आपके थे। और इसके अलावा जो भी शिक्षण के सामान्य सिद्धांत होते हैं, हमें उनका भी पालन करना चाहिए। तो ये कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जो शिक्षण के, जिन्हें कि हमें अपने शिक्षण की प्रक्रिया में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो देखिए, ये सारी चीज़ें हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ नेक्स्ट टॉपिक, थियरीज ऑफ टीचिंग, शिक्षण के जो विभिन्न सिद्धांत हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे।